Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is equilibrium, which is a chapter of class 11. Chapter number 7 है class 11th का, and this is our lecture 2nd. So welcome to the class. जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था, एक बार रिकैप करते हैं. हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? हमने उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था. वहां हमने डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोसेस कैसी है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी. और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कि ना तो रिएक्टेंट की रेट कम होगी ना ही प्रोडक्ट की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी. दोनों की रेट जो है वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. फिजिकल प्रोसेसेस में हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था. देयर वी डिस्कस्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एंड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. तो पिछले लेक्चर में हम ये सब चीजें डिस्कस करके आ चुके हैं. अब देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. अब हम क्या इक्विलिब्रियम देखेंगे? जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, किसमें, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं. When a limited amount of sugar or salt or any kind of solute dissolve in given amount of water, a solution is formed. हमें पता है solution दो चीजों से बनता है. When solvent and solute are mixes together, they will form solution. वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर स्टेट, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब क्या होता है, सोल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर. तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हम सबको इस बारे में पता होगा. इफ वी टेक अ ग्लास, वी टेक वाटर इन इट, और अगर हम उसमें शुगर ऐड करते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि शुगर जो है ग्लास वाटर में डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है. उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए. एट इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन, एक इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो एग्जिस्ट करती है किस किस के बीच में, अ सॉलिड के बीच में, और जिस सॉल्यूशन में सॉलिड हमने डाला हुआ उसके बीच में. फॉर एग्जांपल हमने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया है. तो इक्विलिब्रियम जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसी होगी शुगर इन सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर जो है सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व होगी, एंड शुगर एज अ सॉलिड, सॉलिड भी वहां पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी. दिस इज पिक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग एग्जांपल. We have sugar, there is sugar, और also sugar जो है इस ग्लास में क्या हो चुकी है, डिसॉल्व भी हो चुकी है. So now next is equilibrium between a gas and its solution in the liquid. अब देखते हैं कि गैस इक्विलिब्रियम और उसका लिक्विड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा. एक गैस का, और जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा. ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स बोतल देखी होंगी. जब आप कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को ओपन करते हैं तो बबल्स बनते हैं उसमें. वो बबल्स क्या होते हैं, वो CO2 होते हैं, जो हाईली प्रेशर से उस वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या किए होते हैं, डिसॉल्व किए होते हैं. जैसे ही प्रेशर रिलीज आउट होता है, बबल क्या होते हैं, रिलीज आउट होते हैं. एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम ऐसा ही है. जैसे आप एक सील्ड सोडा बोतल को कंसीडर करें, उसमें CO2 गैस क्या होगी, हाईली प्रेशर जब दिया होगा तो वो क्या होगी, उस लिक्विड, उस सोडा बोतल में जो है डिसॉल्व होगी. जैसे ही आप क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, या फिर अब एक इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होगी, किस किस के बीच में अटेन होगी, जो CO2 गैस प्रेजेंट होगी और CO2 जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी, जो प्रेशर अप्लाई हुआ है उसकी वजह से जो सॉल्यूशन में CO2 प्रेजेंट होगी, उनके बीच में क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन होगी. अब देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है. हेनरी लॉ गवर्न करता है गैसियस गैस और इट्स, जब वो उसका सॉल्यूशन लिक्विड में है, उस इक्विलिब्रियम को कौन अटेन करता है, हेनरी लॉ जो है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है. हेनरी लॉ क्या कहता है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज गवर्न बाय हेनरी लॉ. हेनरी लॉ जो है उस सिचुएशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. इट स्टेट दैट मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, कि जितना मास ऑफ गैस किसी गिवन मास सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो मास गैस का जो किसी पर्टिकुलर किसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर ऑफ गैस अबोव द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट के सरफेस पे जितना प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर मिलेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होगी किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। Okay, mathematically m is directly proportional to p, where is m mass of gas and p is pressure that is on the surface of solvent. Here m is equal to khp, proportionality हटाने के लिए हमने proportionality sign लगाया, where kh is Henry constant। kh क्या है, Henry constant है। अब एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं solubility of gas versus pressure। देखिए यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, गैसेस मॉलिक्यूल जो है उस सॉल्वेंट में भी कुछ डिसॉल्व है और कुछ उस सॉल्वेंट से बाहर भी है, बट जैसे ही आपने और ज्यादा प्रेशर लगाया, जैसे ही आपने पिस्टन को इन्वर्ट किया, तो क्या हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस थे वो भी क्या चले गए, अंदर चले गए उस सॉल्वेंट के, मतलब मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स सोल्यूबल हुए जब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। यही किसने कहा है, हेनरी लॉ ने, दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्रेशर अप्लाई जितना हुआ है वो डिसाइड करेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस इक्विलिब्रियम की जो फिजिकल प्रोसेसेस में लगता है। इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में लगेगा, किसी क्लोज सिस्टम में लगेगा। इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जब भी होगा तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जनरली मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, दिस आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम, और समटाइम्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर द मेजरेबल। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। एट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, इक्विलिब्रियम डायनेमिक है तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी ही क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। कहने का मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा उतना ही प्रोडक्ट किस में चेंज होगा, रिएक्टेंट में भी चेंज होगा। जो इनकी रेट होगी दैट इज इक्वल होगी। नाउ फोर्थ कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज at equilibrium the concentration of substance become constant at constant temperature। when temperature is constant जो concentration होगी substance की वो भी क्या होगी, constant होगी। the value of equilibrium constant that is k, equilibrium constant is represented by k, represent the extent of process proceed before the equilibrium is achieved। k हमें क्या बताएगा, equilibrium constant हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ था जो रिएक्शन थी वो किस रेट तक हुई, किस एक्सटेंट तक हुई, 40%, 50%, कितने परसेंट तक वो रिएक्शन जो है अचीव हुई है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ था। नाउ पीछे हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल की बात कर रहे थे। नाउ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस पे इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। सो देखिए, लाइक इक्विलिब्रियम इन फिजिकल सिस्टम इट इज ऑल्सो अचीव इन केमिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 equilibrium gives us 2NH3. It is a very popular name reaction that is known as Haber process. In Haber process, preparation of ammonia take place when nitrogen and hydrogen react with each other. Okay, and there is also a equilibrium attained. जब ये N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 2NH3 बनता है। जब हैबर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि N2 और H2 हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे है और एक इंटरवल के बाद क्या होता है, इनका जो अमाउंट है वो उन्होंने क्या पाया कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा। मतलब कुछ टाइम तक तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो N2 और H2 मिलके क्या बनाने लगे, अमोनिया बनाने लगे, NH3 बनाया। बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब अमोनिया बन गया तो अमोनिया रिवर्सिबली क्या बनाने लगा, N2 एंड H2। मतलब उनकी जो रेट थी वो कैसी रहने लगी, कांस्टेंट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था उतना ही प्रोडक्ट क्या बना रहा था, रिएक्टेंट बना रहा था। ये रिएक्शन भी हम जनरल रिएक्शन देख सकते हैं, दैट a general reaction, reversible reaction of chemical equilibrium is that A and B are the reactant and they are giving the product C and D. C
द इक्विलिब्रियम साइन कि ए और बी क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। सेम वे में प्रोडक्ट क्या बना रहा है, वापस से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर रहा है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू रिएक्टेंट्स अकर एट द सेम रेट एंड सिस्टम रीचेज एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए पहले क्या होगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या होगी, जब T 0 होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 0 होगी, जब तक तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। बट आफ्टर सम टाइम जब प्रोडक्ट बन गया होगा तो वो रिवर्सिबली क्या बनाएगा, फिर रिएक्टेंट बनाएगा। आप एक ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये हेबर प्रोसेस का ग्राफ है। हियर इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म NH3। नाउ सी ammonia graph is this, nitrogen graph is this, and dihydrogen graph is this. There is a reason, because because nitrogen and hydrogen are the reactant, और रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट किसके फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। सो देखिए इन केस ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेयर एज इन केस ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट है, अमोनिया क्या हो रहा है, फॉर्म होगा, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एक टाइम तक तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, डिक्रीज हुए, और किसकी फॉर्मेशन की, अमोनिया की फॉर्मेशन की। बट कुछ टाइम के बाद जब अमोनिया बन गया तो अमोनिया ने फिर से क्या करना स्टार्ट किया, N2 और H2 को दोबारा से फॉर्म करना स्टार्ट किया। तो कंसंट्रेशन जो है फिर सबकी कैसी रही, कांस्टेंट रही। फिर ना तो अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ना ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। ओके, और देखिए कंसंट्रेशन जो है डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन की जरूरी नहीं है एक से स्टार्टिंग में रही होगी। तो कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है डाई हाइड्रोजन का यहाँ से स्टार्ट होता है और डाई नाइट्रोजन का यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज दिस लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेट है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड ईच रेज टू पावर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो बैलेंस ही होगी, और इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो इनकी कंसंट्रेशन होगी उनका प्रोडक्ट, साथ में इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, बार में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे x। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B gives us C plus D, or you can say that 2A 3B gives us 2C and 3D। सपोज कीजिए, तो there comes A raised to power 2 into B raised to power 3। This is called by law of equilibrium। law of equilibrium क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू पावर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, दिस इज लाइक दैट। देखिए A B giving that product, so rate is directly proportional to A की power A and B की power B, B raised to power B equals to, if we अगर हम directly proportional का sign remove करेंगे तो here K is the rate constant, so A raised to power A and B raised to power B। Now in general you can consider that A plus B gives us C plus T। Now applying mass section, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A प्लस B, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट्स क्या होंगे, A और B होंगे। सो ये रहा इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो KF फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा A और B की कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा बिकॉज दे आर 1, तो 1 जो है वो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। सो KF इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और KF क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि फॉरवर्ड में रिएक्शन ने कितना जल्दी क्या बनाया,
प्रोडक्ट फॉर्म किया। नाउ सी, हम क्या रिएक्शन ले रहे थे अभी, A प्लस बी गिव्स अस C प्लस टी। हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल ली। नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड, देखिए जब आप बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये है बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, A प्लस बी बनाएंगे। सो C प्लस D हेयर एक्ट एज अ रिएक्टेंट, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। सो मोलर कंसंट्रेशन क्या है, C कंसंट्रेशन D इक्वल्स टू KB, वेयर KB कहां से आया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आया, और KB स्टैंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या थी, KFAB, एंड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या थी, KBCD। सो KF बाय KB अगर आप करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ CD डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB इक्वल्स टू K, वेयर K is equilibrium constant, or you can say that K equilibrium, where K equilibrium is equilibrium constant. In general you can see there, अगर हम एक एग्जांपल लें, AABBC gives us CC and DD. So here KC equilibrium constant equals to C raised to power C, D raised to power D, A raised to power A and B raised to power B। अगर आपको वो समझ आया तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। दीज आर द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, वहां पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या थे आपके, 1 थे। ओके, अगर आप इसको इस फॉलोइंग रिएक्शन पे अप्लाई करें तो देखिए KC, अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, NO बाय H2O रेज टू पावर NO की 4, H2O की 6 डिवाइडेड बाय, अब प्रोडक्ट में NH3O2 रेज टू पावर 4 एंड रेज टू पावर 5। ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो K इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद विच वी स्टार्ट। तो जो इसकी रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, जो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 45 हो, 80 हो, दैट जो K है वो उस पे डिपेंड नहीं करेगा। इफ द रिएक्शन रिवर्स, द वैल्यू ऑफ K ऑल्सो गेट रिवर्स। अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन जो है, फॉर एग्जाम्पल A से B गए, फिर B से A आए, वो रिवर्स हुई, तो जो K है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 और मोर स्टेप। सपोज कीजिए आप A से B गए एंड देन B से आप कहाँ गए, C गए। द वैल्यू ऑफ K फॉर कंप्लीट रिएक्शन, सपोज कीजिए यहाँ से आपका K इक्विलिब्रियम K1 आया और यहाँ से K इक्विलिब्रियम आपका K आया। सो जो आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम होगा दैट इज इक्वल टू K1 इंटू K। आप क्या कर देंगे, उनका दोनों स्टेप के इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस फॉलोइंग रिएक्शन के रिगार्डिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। सो थैंक यू, होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे हो, आपको ये चैप्टर जितना हमने किया है वो समझ आया हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।